क्या हाल है बेटा? सेकंड ईयर केमिस्ट्री ठीक ठाक हो? खैर खैरियत से हो? अपनी छुट्टियां वाइंड अप होने का इंतज़ार कर रहे हो? वक्त कम ही है अब आपके पास। उम्मीद है, सुनने में आ रहा है कि 15 सितंबर से कॉलेजेस या तालीमी इदारे खुल जाएंगे। तो ये आपके लिए, मुझे पता है, यकीनन खुशी की खबर होगी कि आप वापस कॉलेज आना पसंद करेंगे और रूबरू और आमने सामने बैठ के केमिस्ट्री पढ़ने को दोबारा इंजॉय कर सकेंगे आप। यकीनन मुझे पता है दिल में आप खुश हो रहे हैं, चाहे यानी आप ऊपर से मुंह बसोर रहे हों, लेकिन एक्चुअली मुझे पता है कि आपको खुशी है केमिस्ट्री पढ़ने की। और बच्चों, क्या हाल चाल है? खैर खैरियत है? बाकी भी चलें अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह ताला खुश रखें और लगे रहें आप अपने कामों में, अच्छे कामों में। क्या पढ़ रहे थे जनाब? हम पढ़ रहे थे चैप्टर 6 आपके महबूब सब्जेक्ट का, जिसमें हमने देखा ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स में मैंने आपको बताया था कि शुरू में हम उसको प्रॉपर्टीज़ वगैरह काइंड ऑफ होंगी, उसके बाद उसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। फिर जनाब अली आपने देखा कि आयरन को हमने ज़रा तफसील से पढ़ना शुरू किया। आयरन ऑब्वियसली आपको पता है कि कमर्शियल इंपॉर्टेंस का भी है। आप घरों में रोज़मर्रा ज़िंदगी में लोहा के बगैर, आयरन के बगैर शायद हमारी ज़िंदगी इतनी आसान ना हो, बहुत इस्तेमाल है। हमने देखा कि आयरन को मैन्युफैक्चर करने के तरीके क्या हो सकते हैं। उसमें हमने ये देखा कि पहले बेसिकली उसकी टाइप्स किस किस्म की हो सकती हैं। बेसिकली ये जो स्टील है ये आयरन की टाइप ही, उसकी कमर्शियल फॉर्म है। हमने उसका नाम डिफरेंट कर दिया है उसके इस्तेमाल के लिहाज से, उसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिहाज से, लेकिन है वो एक्चुअली आयरन की टाइप ही। तो आपने देखा था कि आयरन की बेसिकली बेटा 3 टाइप्स थी, कमर्शियल 3 उसके यूजेस थे। एक था जनाब अली रॉट आयरन, फिर था जनाब अली स्टील, और फिर था पिग आयरन। मैंने आपको बताया था कि आप ना तरतीब ये वाली कर लेना जो तरतीब मैं बता रहा हूँ, इससे आपको क्या होगा कि परसेंटेज इंक्रीजिंग ट्रेंड में आ जाएगी ना, तो आपको याद रखने में आसानी रहेगी। अच्छा जी, हमने रॉट आयरन मैन्युफैक्चरिंग मुकम्मल कर ली थी, इंतहाई आसान था, सिंपल सी उसकी इक्वेशंस थी। मैंने आपको इक्वेशन का एक फ्लो शीट सी बना के बता दिया था। पहले 3 रिएक्शन थे जो ऑक्सीजन के साथ थे, सॉरी Fe2O3 के साथ थे। उसके बाद उसमें क्या था, हाँ जी, ऑक्सीजन के साथ फिर 2 रिएक्शन थे। अच्छा बेटा, मैंने बेसिकली ना इसीलिए फ़्लो शीट या एक साइकिल सा बना के बता दिया था कि इस तरह से याद करने में, याद रखने में आसानी होती है। आप अपने पास बुक पे इसी पेज के साइड पे उसको उसी तरह से लिख लें जैसे मैंने लिखवाया था, लेकिन जब आप बोर्ड में लिखेंगे तो आप याद रख लें कि आपने उसको सिंपल इसी तरह ही लिखना है जैसा कि आपकी बुक में लिखा हुआ है। ठीक है, याद रखने में आसानी के लिए स्ट्रक्चर मैंने आपको एक फ्लो शीट सा स्केच सा बना दिया, लेकिन जब आप पेपर में लिखेंगे तो आप इसी फॉर्म में लिखेंगे जैसा पेज नंबर 106 के ऊपर उसने क्वेश्चंस लिखे। हमने मिस कोई नहीं की, सारी की सारी क्वेश्चंस हुई, ना कोई ऐड की है ना कोई मिस की, तो यही जितना लिखा हुआ काफ़ी। क्लियर होगी जी बात? आपने इसको इसी तरह से उठा के लिख देना है जैसा बुक पे लिखा हुआ। उसके बाद जनाब पेज नंबर 107 तक हमने इसको कर लिया था मुकम्मल। अब आज हमने स्टार्ट करना है स्टील। रॉट आयरन की टाइप एक हमने पढ़ ली, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रॉट आयरन। अब हम करते हैं स्टार्ट स्टील। पिग आयरन की मैन्युफैक्चरिंग हमने नहीं पढ़नी, पिग आयरन से ही मैन्युफैक्चरिंग की जा रही है सारी। मैंने क्या बोला है? हमने पिग आयरन की मैन्युफैक्चरिंग नहीं पढ़नी, ये सारी जो मैन्युफैक्चरिंग की जा रही है, स्टील भी अभी डिस्कस होगा, तो स्टील में भी ये मैन्युफैक्चरिंग पिग आयरन इस्तेमाल होता है उसमें, फिर उससे स्टील बनाया जाता है। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, और वो है स्टील। आप इसके नाम से अच्छे खासे वाकिफ़ हैं, इसके नाम से आप अच्छे खासे वाकिफ़ हैं। ख़ास तौर पे बहुत कॉमनली जो आपने इसका नाम सुना हुआ है, वो आपने सुना हुआ है कि घर में अम्मा आपको
कहती हैं कि बेटा स्टील के बर्तन में ये चीज़ बनाना या स्टील के बर्तन में ये चीज़ पकाना बहुत इस्तेमाल होता है। स्टेंसिल्स यूटेंसिल्स के तौर पे, किचन में बर्तन के तौर पे बहुत इस्तेमाल होता है स्टील। उसके बाद एक बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग और इसकी बहुत बड़ा इस्तेमाल हमारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में आप देख लें स्टेनलेस स्टील का कितना बेतहाशा इस्तेमाल है। स्टील बेसिकली आयरन का एक एलॉय है। क्या है? एलॉय ऑफ आयरन। हम करते क्या हैं? आयरन लिया जाता है, उसमें अपनी मर्जी और ज़रूरत के मुताबिक, क्या मैंने कहा है, आयरन लिया जाता है, उसमें अपनी मर्जी और ज़रूरत के मुताबिक जैसी आपको ज़रूरत है आप उसमें टंगस्टन, क्रोमियम, मोलिब्डेनम, मैंगानीज, ये सारे, इनमें से जिंक, इनमें ये सारे या इनमें से कोई भी एलिमेंट उठा के मिक्स करते हैं और उसका एलॉय बनाते हैं। अब जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ कि आपका ये जो एलॉय है ना, ये जो घरों में इस्तेमाल होता है, उसमें मोस्टली क्रोमियम डलता है। क्रोमियम और आयरन का मिक्सचर होता है जो आप, जिसको आप कहते हैं स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील बोलते हैं ना। स्टेनलेस स्टील क्यों बोलते हैं आप उसको? स्टेनलेस स्टील। स्टील का सबसे बड़ा एक फ़ायदा ये है कि इसको जंग नहीं लगता। देखें, आप आयरन कहीं पे भी यूज़ कर रहे हो, लोहा कहीं पे भी यूज़ कर रहे हो, उसको जंग लग जाता है। आपके घर में अगर जालियाँ, दरवाजे, वो जैसे सीढ़ियों की साइड पे रेलिंग्स होती हैं, इसके अलावा भी बेशुमार रेलगाड़ी के डब्बे और इस तरह की बेशुमार, फिर गाड़ियों में इस्तेमाल होता है, गाड़ियों में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। तो आपने देखा होगा कि जहाँ पे आयरन इस्तेमाल हुआ हो ना, उसको जंग लग जाता है कुछ अरसे बाद। हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला क्रोयन भी, जंग लगने का मामला भी पढ़ेंगे। तो लेकिन ये जहाँ पे आपका इस्तेमाल होता है स्टील, तो स्टील को बेसिकली स्टेनलेस स्टील इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसको जंग नहीं लगता। क्लियर जी? तो ये एलॉय ऑफ आयरन है। तो उसके बाद जनाब अली स्टील की हमारे पास 3 टाइप्स हैं। एक लो कार्बन स्टील, या जिसको माइल्ड कार्बन भी कहते हैं, लो कार्बन या माइल्ड कार्बन। उसके बाद मीडियम कार्बन, उसके बाद हाई कार्बन। नाम याद रहेंगे? पेज नंबर 107 पे मार्क भी करें इसको, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, बोर्ड में उसने पूछा हुआ है टाइप्स ऑफ स्टील के नाम से, शॉर्ट क्वेश्चन। अगर वो पूछ लेता है तो आपने जितनी डिटेल इसने यहाँ पे लिखी हुई है ना, ये 10-15 लाइंस इसने बनाई हुई हैं, इतनी तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप उसको तीनों टाइप्स बताएंगे और इसकी परसेंटेजेस बताएंगे जो भी मैं आपको बताऊंगा। क्या एलॉय ऑफ कार्बन या स्टील, क्या सॉरी एलॉय ऑफ आयरन या स्टील, क्या है उसकी 3 टाइप्स। एक माइल्ड कार्बन, इसको लो कार्बन याद रखने के लिए कह लें, मीडियम कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील। अब नाम से भी जाहिर है। अच्छा, एक चीज़ और नोटिस करें जरा, पेज नंबर 106 पे मैंने आपको बताया था स्टील में कार्बन की परसेंटेज क्या होगी, वो थी 0.25 से 2.5%। याद आया? 0.25 से 2.5%। अब ये जो हमने 3 टाइप्स बताई है ना, ये इसी के अंदर ही वेरी करेंगी, इसी के अंदर ही डिफरेंशिएट होंगी। देखें ज़रा कैसे। अगर कार्बन की परसेंटेज 0.1 से 0.2% है, हम इसको कहेंगे कि ये माइल्ड कार्बन। ये क्या है? माइल्ड कार्बन, लो कार्बन। अगर कार्बन की परसेंटेज 0.2 से 0.7% तक है, तो इसको हम कहेंगे ये मीडियम कार्बन स्टील है। देखें, रहेंगे हम इसी रेंज के अंदर। ठीक हो गया? अगर 0.1 से 0.2 तक है तो माइल्ड कार्बन आ गया, मीडियम में 0.2 से 0.7 तक आ गया। इससे ऊपर जाएं, 0.7 से ऊपर जाएं तो 1.0% तक अगर आप आएँ तो इसको आप कहेंगे कि ये हाई कार्बन कंटेंट है। इसके आगे भी आ जाता है, यानी 1.0 से ऑनवर्ड भी आ जाता है, लेकिन आपके कोर्स में इतना ही है और मोस्टली इस्तेमाल भी यही होते हैं। क्लियर होगी जी बात?
क्या हो गया, 3 आपने बता देना उसको शॉर्ट क्वेश्चन में, लो कार्बन या माइल्ड कार्बन जिसको बोलते हैं, मीडियम कार्बन स्टील, उसके बाद हाई कार्बन स्टील जिसमें कार्बन कंटेंट हाई होगा। क्या इनकी परसेंटेजेस क्या है जनाब अली, 0.1 से 0.2% आएगा माइल्ड में, 0.2 से 0.7% आएगा मीडियम में, और 0.7 से 1% आएगा इसमें हाई कार्बन में। अच्छा बेटा ये 1 नहीं है, 1.5 है, सॉरी 1.5% ये आ जाएगा हाई कार्बन। क्लियर होगी जी बात। अब इसके जो कार्बन कंटेंट है इसके लिहाज से इसका इस्तेमाल भी डिफरेंट होता जाएगा। मसलन मैं बताता हूं आपको, जितना कार्बन ज्यादा होता जाता ना उतना स्टील हार्ड होता जाता है, जितना कार्बन ज्यादा उतना स्टील हार्ड सख्त होता जाएगा। इसका मतलब है सबसे हल्का सबसे नरम स्टील कौन सा होना चाहिए, माइल्ड कार्बन, कार्बन परसेंटेज सबसे कम है। इसको फिर हम इस्तेमाल करते हैं, आप समझिए जैसे नट बोल्ट बनाने में इस्तेमाल होता है, नट बोल्ट जो गाड़ियों वगैरह में इस्तेमाल होते हैं, घरों में मेंटेनेंस में इस्तेमाल होते हैं। और इसके अलावा छोटी मोटी इस तरह की लाइट सी चीज़ें आपने देखा होगा, इत्फाक अगर कभी आपको हुआ हो तो वो जो नट बोल्ट होते हैं ना, आप उनको इस्तेमाल करते हैं तो उनकी जो चूड़ी होती है ना, उनका जो स्क्रू होता है ऐसे करके नट होता है एक, सॉरी बोल्ट होता है, इसका ये जो चूड़ी सी होती है ना, ये थोड़े इस्तेमाल के बाद घिस जाती है, ख़राब हो जाती है। ऐसा क्यों है? ऐसा बेसिकली इसीलिए हुआ है कि ये कार्बन, इसमें परसेंटेज कार्बन की कम थी। इसको फोर्ज करना, क्या वर्ड यूज कर रहा हूं, फोर्ज करना। फोर्ज मतलब है मॉडिफाई करना। क्या मतलब है फोर्ज का? मॉडिफाई करना। इसको मॉडिफाई करना सबसे आसान है। कार्बन लो कार्बन होगा, माइल्ड कार्बन होगा, तो इसको मॉडिफाई करना सबसे आसान है। ओके जनाब, उसके बाद आ जाए आप मीडियम कार्बन में। अब मीडियम कार्बन में जैसे आपकी सबसे बड़ा इस्तेमाल इसका गाड़ियों में होता है। गाड़ियों के जो एक्सल है, गाड़ियों का एक पार्ट होता है, एक्सल बोलते हैं उसको। उसके अलावा जो आपकी ये रेलगाड़ी की जो पटरी है, रेलगाड़ी की जो पटरी है, ट्रेन की जो पटरी इस्तेमाल बनती है, वो भी मीडियम कार्बन से बनती है, मीडियम कार्बन स्टील से। क्लियर होगी जी बात? ये इसके इस्तेमाल हो गए। उसके बाद अगर आप हाई कार्बन में आए तो आप देखें कि वो ये वाला पोर्शन, ये वाला अब जो हाई कार्बन स्टील है, ये सबसे हार्ड वाला पोर्शन है, ये हार्डेस्ट है। मैं कह सकता हूं कि ये फोर्ज हो सकता है, ये वाला फोर्ज हो सकता है, और ये इसके अलावा इसको क्या किया जा सकता है, इसको मॉडिफाई किया जा सकता है। उसके बाद इसके इस्तेमाल में लिख देंगे आप कि घरों में जो नट बोल्ट वगैरह इस्तेमाल होते हैं, इसके अलावा 2-4 और छोटे से इस्तेमाल इसके ऐसे जो बर्तन नॉर्मली इस्तेमाल होते हैं। फिर मीडियम कार्बन में एक्सल गाड़ियों के बनते हैं, फिर रेलगाड़ी की जो पटरियां वगैरह वो इससे बनती हैं, और ये हार्डर है। बताना मैं ये चाह रहा था बेसिकली कि ये निस्बतन हार्डर है, और ये वाला क्या है, ये हार्डेस्ट है। क्लियर होगी बात? इसको फोर्ज नहीं कर सकेंगे आप, इसको मॉडिफाई करना ज़रा मुश्किल होगा। इस वजह से फिर इसकी मैन्युफैक्चरिंग कहाँ पे होगी? इसकी मैन्युफैक्चरिंग होगी वहाँ पे जहाँ पे हम मॉडिफाई होना बर्दाश्त नहीं कर सकते। मसलन गाड़ियों का जो इंजन के पार्ट्स होते हैं, क्योंकि इंजन में हीट होनी, ये ना हो कि आप जब उसको हीट सप्लाई करें, हीट उसको मिले तो वो अपनी उसमें डी शेप हो जाए। गाड़ियों के जो इंजन के पार्ट्स हैं वो इससे बनते हैं, मशीनरी इससे बनती है। प्लांट्स में, बड़े बड़े प्लांट्स में, कमर्शियल प्लांट्स में जो मशीनरी इस्तेमाल होती है। फिर इसके अलावा आप ये जो घर में इस्तेमाल आप करते हैं, हैमर घर में इस्तेमाल होते हैं या इंडस्ट्री में इस्तेमाल होते हैं, हथौड़े, ये सारे इससे बनते हैं। फिर कटिंग टूल्स, कटिंग टूल्स, जो कटिंग टूल्स जो कट करने के लिए इस्तेमाल होंगे, देखें ऑब्वियसली ये सबसे हार्डेस्ट है, तो ये इसको भी और इसको भी कट भी कर सकता है, इसको मॉडिफाई भी कर सकता है। जैसे कि मिसाल के तौर पे आपको पता है हथौड़ा,
जो आप इस्तेमाल करते हैं ना हथौड़ा, तो वो बेसिकली क्या करते हैं, आप तोड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर हथौड़ा बेचारा खुद ही टूट जाएगा तो वो फिर बाकी क्या तोड़ेगा। इसलिए ये वाला हार्डेस्ट और ये वाला सबसे इजी टू मॉडिफाई हो गया। क्लियर जी। अगर शॉर्ट क्वेश्चन इसका आ जाता है, वो पूछ लेता है आपसे कि जी टाइप ऑफ स्टील क्या है, तो फिर आपने उसमें ये तीनों बताने। आप उसमें परसेंटेज ऑफ इनकी कार्बन भी बताएंगे, उसके बाद इनके कुछ यूजेस बताएंगे, 2 नंबर इंशाल्लाह आपके। क्लियर जी। चले उसके बाद जनाब अली आप आ जाएं, यहाँ पे एक शॉर्ट क्वेश्चन और नहीं, बस ठीक है। अब हम आते हैं इसकी मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर। ये जो एक पैराग्राफ है ना, ये जो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील से ऊपर जो लिखा हुआ है, ये भी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील में डिस्कस हो जाएगा। अब हम आते हैं इसकी मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर। बेटा मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील के लिए हमारे पास 2 बेहतरीन तरीके हैं, और उन 2 तरीक़ों में से भी एक तरीका दी बेस्ट है, एक तरीका दी बेस्ट है। वो कौन सा है? वो है ओपन हर्थ प्रोसेस। कौन सा? ओपन हर्थ प्रोसेस। 2 तरीकों से इस्तेमाल हो सकता है, बनाया जा सकता है इसको, स्टील को। एक है ओपन हर्थ प्रोसेस और दूसरा है बेसिमर्स प्रोसेस। ओपन हर्थ प्रोसेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिहाज से, तो इंपॉर्टेंट आप समझ लें तीनों ही हैं। बोर्ड के लिहाज से तीनों एक जैसे इंपॉर्टेंट है, कुछ भी दे सकता है। कमर्शियली ओपन हर्थ प्रोसेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, लेटेस्ट है, और एक और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसमें आप रॉट आयरन भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें आप कास्ट आयरन भी यूज़ कर सकते हैं, पिग आयरन जिसको बोलते हैं, और इसमें आप स्टील का स्क्रैप भी यूज़ कर सकते हैं। स्टील बनाने के लिए आपने जो रॉ मटेरियल इसमें डालना है, अब मैं ओपन हर्थ प्रोसेस की बात कर रहा हूँ, ये बाकी मैं रेज कर देता हूँ, फिर मैं आपके सामने डायग्राम भी बना देता हूँ एक अच्छी सी, ताकि आप उसको फिर ना कॉपी कर सकें। ठीक हो गया ना। मैंने आपको ये बात बताई हुई है कि इस तरह के क्वेश्चंस में डायग्राम मस्ट है। 1 नंबर डायग्राम का होगा, बाकी 3 नंबर में आप बाकी चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे। अच्छा जी, मैं आपको ये बताने लगा था कि इसका जो रॉ मटेरियल है वो क्या इस्तेमाल हो सकता है। वो स्टील स्क्रैप भी हो सकता है, वो रॉट आयरन भी हो सकता है, और वो कास्ट आयरन या पिग आयरन भी हो सकता है। ओपन हर्थ प्रोसेस के ये मज़े हैं, इसमें ये आसानी। बेसिमर्स प्रोसेस में ये नहीं हो सकता, वो मैं आपको आगे जाकर बताता हूँ कि उसमें क्या इस्तेमाल होता है। बेसिमर्स प्रोसेस में ये तीनों चीज़ें इस्तेमाल नहीं हो सकती। ओपन हर्थ प्रोसेस में ये इस्तेमाल हो सकता है। एक बार इसने शॉर्ट क्वेश्चन भी दिया था कि ओपन हर्थ प्रोसेस में और बेसिमर्स प्रोसेस में डिफरेंस क्या है, तो वो मैं जब दोनों प्रोसेस पढ़ा दूंगा, अव्वल तो आपको खुद ही पता चल जाएगा, वरना इंशाल्लाह मुझे याद रहेगा तो मैं आपको वहाँ पे मेंशन भी करवा दूंगा कि 3-4 डिफरेंस लिखने हैं, तो वो क्या डिफरेंस बन सकते हैं। वैसे तो आप पढ़ेंगे तो आपको अंदाज़ा खुद भी हो जाएगा। रॉ मटेरियल जनाब अली इसमें ये स्टील स्क्रैप, रॉट आयरन, उसके बाद कास्ट आयरन, तीनों इस्तेमाल हो सकते हैं। अब आए ज़रा इसकी डायग्राम के ऊपर देखें ज़रा। डायग्राम जनाब अली इसकी कुछ बनेगी यूं करके, ये आ गई इधर से वॉल, यहाँ पे आ जाएगा आपका चार्ज का मतलब मैंने आपको बताया हुआ है पहले, कई दफ़ा बात हुई है हमारी कि चार्ज क्या होता है। आप अच्छे बच्चे हैं, याद रखने वाले बच्चे हैं और पढ़े लिखे बच्चे हैं, तो मेरा ख्याल है कि आपको पता होगा अब कि चार्ज क्या होता है। चार्ज बेटा वो मटेरियल है जो कि मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल होगा, यानी जिसको आप बेसिकली कह सकते हैं माल, रॉ मटेरियल, माल जो उसके अंदर डाला जाता है। अच्छा जनाब, ये हो गया। उसके बाद जनाब अली यहाँ पे आनी है आपकी छत,
तो छत हम बना लेते हैं कुछ ऐसे करके। इसकी जो छत है वो यूं और यूं होने के बाद ऐसे और उसके बाद फिर ऐसे, सॉरी इसको आगे तक ले जाते हैं, फिर ऐसे। ये है जनाब ये आपकी रूफ, यूं ऐसे। ठीक हो गया जी। प्रैक्टिस कर लेनी है आपने, कोशिश करनी है कि मेरे जितनी अच्छी बना लें डायग्राम, मेरे जितनी अच्छी ना बना सकें तो मेरे से अच्छे बनाने की भी इजाज़त है, कोई मसला नहीं है। ठीक हो गया। ये आ गई जनाब वाली आपकी रूफ। नोटिस करें कि इसकी रूफ करीब करीब उस तरह की है जैसी कि रॉट आयरन की मैन्युफैक्चरिंग में थी, विद अ लिटिल डिफरेंस। ये है रूफ, ये इसकी आ गई बेस कह लें या सपोर्ट कह लें। ये आ गया बेसिकली चार्ज या मोल्टन स्क्रैप, मोल्टन आयरन, जो भी इसके अंदर आपने डाला होगा। और क्या है, अच्छा जी, यहां से जनाब आनी है फ्रॉम द फर्नेस एयर, फिर फर्नेस एयर लिख दूं इसको, फर्नेस एयर। ठीक हो गया, ओके। यहां से इधर से एंटर होगी हॉट एयर। क्या एंटर होगा? हॉट एयर। और ये हॉट एयर बेसिकली आ कहां से रही है? ये हॉट एयर आ रही है यहां से। ये नोटिस फरमा लें ज़रा, बुक के अंदर उसने ये लाइन नहीं बनाई हुई, तो इजी हो जाएगा अगर आपको यूं बता दिया जाए तो। क्या मैंने लिख दिया? मैंने दोनों जगहों पे लिख दिया। क्या? हॉट एयर। हॉट एयर यहां से आनी है और इधर से दोबारा एंटर हो जानी, इधर से फर्नेस एयर आ रही। ये सिंपल सी मैन्युफैक्चरिंग, इंतहाई आसान। अब जनाब अली, मकसद क्या है रूफ को, छत को ऐसे बनाने का? आपको याद हो तो मैंने आपको रॉट आयरन की मैन्युफैक्चरिंग में भी ये बताया था कि इसकी जो छत है रॉट आयरन की, वो ज़रा टेढ़ी रखी जाती है, टिल्ट करके रखी जाती है यूं। वो ऐसे रखने का मकसद क्या होता है? वो ऐसे रखने का मकसद ये होता है कि हवा जब यहाँ से आएगी ना, ये देखें, जब एयर यहाँ से फर्नेस लगी हुई है यहाँ पे, फर्नेस लगी हुई है यहाँ पे, फर्नेस बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप देखने सिर्फ कि जी एयर है या फर्नेस एयर, हॉट एयर है, वो यहाँ से आ रही। हवा जब आएगी तो क्या होगा? हवा जब यहाँ से एंटर होगी तो इन छतों की वजह से हवा बार बार इन छतों से टकरा के यूं करके बार बार इसके ऊपर आके टच होगी। ये रीज़न वही है जो हमने रॉट आयरन में इस्तेमाल की थी। सिर्फ बेहतर होगा आप ज़रा सोचें और देखें खुद कि छत को यूं टिल्ट करके सीधा रखना और यूं करके इसकी टेढ़ी ऐसे अम्ब्रेला एक शेप बनाना ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा एफिशिएंसी आपको इसमें मिलेगी। जो हमने काम रॉट आयरन में किया था, जिसमें हमने छत को यूं बना दिया था, सीधा बना दिया था, वो भी ठीक है, लेकिन वक्त के साथ इंसान सीखता है ना, तो इसकी मैन्युफैक्चरिंग में और इस तरह की शेप में एयर ज़्यादा अच्छे तरीके से रिवॉल्व हो सकेगी, ज़्यादा अच्छे तरीके से सर्कल हो सकेगी। यूं आएगी हवा, इसकी गोलाई होने की वजह से इसके ऊपर आके टच करेगी, यहाँ पे चार्ज के ऊपर टच करेगी, फिर दोबारा घूम के फिर इसके ऊपर, घूम के फिर इसके ऊपर, घूम के फिर इसके ऊपर। उसके बाद अब अगला पॉइंट देखें ज़रा, इसमें इंपॉर्टेंट इसमें एक और पॉइंट क्या है, वो ये कि जब ये एयर यहां से एग्जिट हुई है, यहां से एग्जिट होगी ना, ये देखें एग्जिट मैंने शो किया हुआ, जब ये एयर यहां से एग्जिट हुई है तो हमने इस एयर को वेस्ट नहीं किया। हमने क्या किया है? हमने इस एयर को दोबारा घुमा के पाइपों के जरिए, पाइप्स लगे होते हैं स्पेसिफिकली मैन्युफैक्चर्ड होते हैं इस काम के लिए, वो क्या करते हैं, वो दोबारा घुमा के इस एयर को यहां से फिर से एंटर कर देते हैं। इधर से फ्रेश भी आ रही है, इधर से जो पहले वाली हॉट एयर है वो भी इस्तेमाल हो रही है। तो आप देखें कि ये प्रोसेस ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट नहीं है, बिल्कुल ये प्रोसेस ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट है।
हम इसमें एनर्जी वेस्ट होने का जो चांसेस हैं वो कम है। इस तरह के काम को, इस तरह के प्रोसेस को कहते हैं कि ये रीजनरेटिव प्रिंसिपल पे काम कर रहा है। रीजनरेटिव प्रिंसिपल। क्लियर होगी बात? क्या इसमें हीट को वेस्ट नहीं किया जा रहा, ये मोर एनर्जी एफिशिएंट है। क्लियर? इसमें क्या हो रहा है, एयर जो यहां से एक बार गोल गोल घूम रही है, बार बार टच हो रही है, बार बार टच हो रही है, बार बार टच हो रही है, जब वो एग्जिट हो रही है तो हम उसको वेस्ट नहीं कर रहे, उसी एग्जिट होने वाली एयर को दोबारा घुमा के यहां से लाया जा रहा है और उसको दोबारा इंजेक्ट किया जा रहा है। क्लियर होगी बात? रीजनरेटिव प्रिंसिपल पे काम करता है। बाकी जनाब अली इंतहाई आसान सी बातें हैं, सिंपल। क्या हमने इसमें करना है, आपको मैंने रॉ मटेरियल बता दिए हैं। रॉ मटेरियल जो भी है, जो भी माल है, वो ला के हम रखेंगे इसके अंदर, यहाँ पे रखेंगे। इसकी ये जो लाइनिंग है ना, ये वाली जो लाइनिंग है, इसकी दो टाइप्स हैं, ये मैं आपको बता देता हूँ। अब मैं रॉ मटेरियल वाला रेज करने लगा हूँ, रीजनरेटिव प्रिंसिपल वाली बात भी हो गई। बस इतनी सी बात है, इतनी सी बात आपने इसकी समझ ली है, आपने इसको एक्सप्लेन खुद ही कर लेना है। डायग्राम बना देनी है, पॉइंट्स बना देने हैं, हेडिंग्स बना देनी है, एक्सप्लेन खुद ही कर लेना है। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। देखें जी जरा, इसकी जो लाइनिंग है ना, बेस की लाइनिंग, ये दो तरह की हो सकती है। ये जो बेस लाइनिंग, इसकी बात कर रहा हूं, ये जो ब्लू में मैंने बनाया हुआ है, ये जो लाइनिंग है, ये दो तरह की हो सकती है। डिपेंड करता है कि हमारे पास जो चार्ज है उसकी नेचर क्या है। हमारे पास जो चार्ज है उसकी नेचर क्या है। अगर उसके अंदर जो इंप्योरिटीज हैं वो बेसिक हैं, देखें जरा, अगर इसके अंदर एक काम ये किया जा सकता है कि इसकी बेसिक लाइनिंग की जाए और दूसरा इसका किया जा सकता है एसिडिक लाइनिंग की जाए। लाइनिंग क्या हो सकता है, एक बेसिक लाइनिंग और दूसरी एसिडिक लाइनिंग। अगर इसके अंदर जो इंप्योरिटीज हैं वो एसिडिक हैं तो हम क्या करते हैं, उसकी जो लाइनिंग होती है वो बेसिक करते हैं। अगर बात सुन ले दोबारा गौर से, अगर इसके अंदर जो इंप्योरिटीज हैं वो बेसिक हैं तो लाइनिंग बनाई जाती है एसिडिक। क्या फायदा होगा, उसके साथ रिएक्शन करेगा, सॉल्ट बना देगा। एसिड और बेस का रिएक्शन होगा तो क्या बना देगा, सॉल्ट बना देगा। अगर इसके अंदर जो इंप्योरिटीज हैं वो एसिडिक हों तो फिर लाइनिंग कौन सी की जाती है, फिर लाइनिंग की जाती है बेसिक। क्लियर बात? देखें जरा, मिसाल के तौर पे आपकी जो एसिडिक इंप्योरिटीज हैं वो क्या हो सकती हैं, एसिडिक इंप्योरिटीज हो सकती हैं सल्फर, एसिडिक इंप्योरिटीज हो सकती हैं फास्फोरस। अब आप मुझे बता दें कि सल्फर और फास्फोरस को मैं एसिडिक क्यों कह रहा हूं। हाँ जी, सल्फर और फास्फोरस को मैं एसिडिक क्यों कह रहा हूं। सल्फर का जो ऑक्साइड है, वैसे ये बात पता होनी चाहिए क्योंकि हमने शुरू के सारे चैप्टर पढ़ लिए हों। सल्फर का जो ऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड, वो वाटर के साथ मिलके क्या बनाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड। तो इसकी जो, इसका मतलब है सल्फर का करैक्टर क्या हुआ, एसिडिक हुआ। फास्फोरस क्या बनाएगा, फास्फोरिक एसिड। सल्फर का, फास्फोरस का करैक्टर क्या हुआ, एसिडिक हुआ। इसलिए इसकी जो लाइनिंग है वो इस्तेमाल की जाएगी बेसिक। किस चीज़ की, कैल्शियम ऑक्साइड की। किस चीज़ की, कैल्शियम ऑक्साइड की। और अगर आपके पास जो क्या नाम है उसका इंप्योरिटीज हैं वो लाइक हैं मैंगनीज वगैरह, तो फिर आप यूज़ कर लेंगे यहाँ पे लाइनिंग किस चीज़ की, सिलिका की। पेज नंबर 108, एसिडिक और बेसिक लाइनिंग, पहली वाली चार जो लाइन है वही लिखी हुई। अगर मिसाल के तौर पे आपके पास मैंगनीज है, सिलिका है, सिलिकॉन यानी कि ये आपके पास इंप्योरिटीज़ हैं तो आप लाइनिंग क्या इस्तेमाल करेंगे, सिलिका की। और अगर आपके पास इंप्योरिटीज़ हैं, सल्फर है, फास्फोरस है, तो आप बेसिक लाइनिंग इस्तेमाल करेंगे। बेसिक लाइनिंग क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड। मुझे ये भी बता दें मैंने इसको बेसिक लाइनिंग क्यों कहा है, कैल्शियम ऑक्साइड को मैंने बेसिक क्यों कहा है। कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ मिलकर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना देगा, बेस। सल्फर को मैंने क्यों कहा था, क्योंकि ये एसिड बनाते हैं, तो एसिड बेस का सिंपल रिएक्शन होगा, सॉल्ट बन जाएगा। क्लियर जी। चले,
उसके बाद जनाब अली प्रोसेस बता देता हूँ, इक्वेशंस शायद आज ना हो सके, टाइम हमारे पास पूरा है। क्या करते हैं हम जनाब अली आगे सिंपल सी बात है, हमने इसको अराउंड 1600 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करना है। हम क्या करते हैं, फर्नेस एयर आ रही है पीछे से, वो एयर आ रही है, वो एयर छत को, रूफ को टकराएगी, दोबारा घूम के इसके ऊपर टच होगी, इसको मेल्ट कर देगी। जब ये मेल्ट हो जाएगा, एयर यहाँ से दोबारा गुजर के यहाँ पे हम दोबारा इस्तेमाल कर लेंगे। इसीलिए हम इसको कहते हैं हीट रीजनरेटिव प्रिंसिपल। हीट रीजनरेटिव प्रिंसिपल, हीट एनर्जी वेस्ट नहीं हो रही है हमारी, हम उसको रीयूज़ कर रहे हैं, उसको बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं। मकसद क्या है इस सारे कष्ट उठाने का? ये सारा कष्ट उठाया इसलिए जा रहा है कि जो भाई साहब अच्छे तरीके से इसके अंदर गैशियस फॉर्म में रिलीज हो सकते हैं, लाइक याद करें रॉट आयरन, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्या हो रहा था, गैशियस गैस की फॉर्म में निकल रहे। जो गैस की फॉर्म में नहीं निकल रहे, सॉलिड फॉर्म में, उनको क्या कर रहे थे हम, उनका स्लैग बना रहे थे। अभी क्वेश्चन इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आपने सिर्फ क्या करना है, आपने माइल्ड स्टील और वो सारी टाइप्स याद कर लेनी है, इसका प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग डायग्राम ये याद कर लेनी है। इसकी जो इक्वेशंस है ना बहुत मैच करती हैं और रिजेम्बलेंस रखती हैं बेसिमर प्रोसेस से। कल मैं इंशाल्लाह ताला बेसिमर प्रोसेस करवाऊंगा और दोनों की इक्वेशंस हो जाएंगी साथ में। इसकी इक्वेशन ज़रा 2-4 ज़्यादा हैं, बेसिमर की तो बिल्कुल ही कुछ नहीं है, बिल्कुल एक जैसी। तो बहरहाल क्या हो रहा है उसके बाद, क्या जो चीज़ सॉलिड फॉर्म में रिलीज हो सकेगी उसको हम बना देंगे स्लैग की फॉर्म में। अब जो स्लैग बनेगा वो मैंने बताया, स्लैग क्या है, वो एक किस्म की झाग है, वो ऊपर आ जाएगी यहाँ पे, इस जगह पे वो यहाँ पे आके तैरने लग जाएगी, उसको हटा लिया जाएगा ऊपर से, उसको ऊपर से हटा लिया जाएगा, स्लैग निकल। इसके स्लैग में आपको फर्टिलाइज़र भी मिलता है, तो वो फर्टिलाइज़र के तौर पे इस्तेमाल हो जाता है। चलें ठीक है, इसको यहाँ तक रखें। अभी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में इसकी इक्वेशन डिस्कस कर लेंगे, उसके साथ में बेसिमर प्रोसेस हो जाएगा, दोनों एक ही दिन में हो जाएंगे। इक्वेशंस मैंने आपको बताया सेम है, साथ रख के लिखी होंगी ना जब आमने सामने रख के, तो आपको याद रखने में, याद करने में आसानी भी होगी। आज हमने क्या पढ़ा बच्चों, आज हमने देखा है कि स्टील की टाइप्स क्या हैं, जिसमें हमने देखा माइल्ड स्टील क्या है, हमने देखा कि मीडियम स्टील क्या है, हमने देखा कि हाई कार्बन स्टील क्या है। कार्बन के परसेंटेजेस वेरी कर रहे हैं, 0.1 से 0.2%, 0.2 से 0.7, 0.7 से 1.5% वेरी कर रहा है। जैसा जैसा कार्बन का परसेंटेज हाई हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, उसी तरह से स्टील हार्डर होता जा रहा है, सख्त होता जा रहा है। चेंज आप उसकी फॉर्म कर सकते हैं, उसको मैनेज कर सकते हैं। फोर्ज मतलब मॉडिफाई उसको कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के लिहाज से, उसके इस्तेमाल के लिहाज से। उसके बाद फिर हमने स्टार्ट किया है जनाब अली ओपन हर्थ प्रोसेस। ओपन हर्थ प्रोसेस में हमने देखा है कि इसमें रॉ मटेरियल क्या क्या इस्तेमाल होते हैं। फिर हमने देखा है कि इसमें 2 तरह की बेस लाइनिंग है। ये बेस लाइनिंग क्या है कि अगर आपके पास जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो एसिडिक हैं, तो हमने लाइनिंग की है बेस की, बेसिक लाइनिंग की। और अगर हमारे पास इम्प्योरिटीज़ एसिडिक हैं तो हमने बेसिक लाइनिंग की है। मकसद क्या है, एसिड बेस का सिंपल रिएक्शन सॉल्ट बन जाएगा, जो उसके अंदर कचरा मचरा है, ऑक्साइड निकलने हैं, स्लैग बनना है, वो निकल जाएगा और आपको स्टील अच्छी क्वालिटी का हासिल होता है। यहाँ तक रखें, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में फिर होती है मुलाकात। अपना ख्याल रखिएगा, गुड लक।